गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगेन आपके सामने 31 ऑफ मार्च और 1 अप्रैल की करंट अफेयर मैं लेके आया हूँ। कल की सेशन नहीं हो पाई थी, रीज़न सिर्फ ये था कि कुछ टेक्निकल इशू थी और जिसकी वजह से क्लासेस लाइव नहीं हो पाई। और आज भी हमारी कोशिश है कि अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन मैं आपकी क्लासेस को ड्रॉप नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जिस तरह से नोट्स बनाते चल रहे थे कंटिन्यूसली आप अपनी नोट्स बनाते रहिए, कोई भी आपका गैप ना हो, ठीक है। तो जो क्लासेस कल नहीं चली थी वो और आज, मतलब 31 ऑफ मार्च और 1 अप्रैल दोनों को कंबाइन करके आज की करंट अफेयर आपकी है। और देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देश और दुनिया की, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की आने की संभावना है। ओके, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। तो 31 ऑफ मार्च और 1 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर को क्या है सर हम लोग कवर करने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी आप सभी के संग मैं आपको लेके आने वाला हूँ बेस्ट करंट अफेयर। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट, ठीक है। लगभग 100 करंट अफेयर होंगे, 100+ करंट अफेयर होंगे लास्ट 1 ईयर के। क्या होंगे? लास्ट 1 ईयर्स की करंट अफेयर होंगे। मतलब ये जो करंट अफेयर आपको मिलेगा जनवरी, है ना, जनवरी मान के चलो आप 2022 से लेके, कोशिश होगी कि हम फरवरी तक दें आपको, फरवरी 2023 तक, या फिर ये फरवरी हो जाएगा मान के चलना। तो फरवरी से लेके फरवरी, और बहुत ही लिमिटेड करंट अफेयर होंगे, बहुत ही लिमिटेड होंगे और बहुत ही जल्दी ये क्लास आपकी चलेगी। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो ये वाली करंट अफेयर की क्लास 1 साल की ज़रूर से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर रेलवे का पेपर देंगे या फिर आप एसएससी पेपर देंगे, पहले कहानी था कि 6 महीने का आया करते थे, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब क्या है, 6 महीने के भी करंट अफेयर आ सकती है, 8 महीने के भी करंट अफेयर आ सकती है। तो कहानी बड़ा चेंज हो चुका है ना। ऑनलाइन पेपर में क्या पता 3 ही महीने की करंट अफेयर पूछ दे, तो आप मान के चलो कम से कम 8 महीने की करंट अफेयर लेके चलो, एक्स्ट्रा 2 महीने आप लेके चलो, ठीक है ना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। पहला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है कि एसबीआई ने अनाउंस किया है डोनेशन के लिए ₹48, ध्यान रखिएगा, 48 लाख रुपए। किसने किया है? एसबीआई ने किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? अनाउंसमेंट किया हुआ है 48 लाख रुपीस का डोनेशन के लिए। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किया हुआ है घोषणा। किसके लिए? ट्री प्लांटेशन। किसके लिए? ट्री प्लांटेशन, मतलब वृक्षारोपण के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए। हाल ही में एसबीआई ने 48 लाख रुपए का दान देने की घोषणा करी हुई है। अगेन मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एनालिसिस से तो बनते ही बनते हैं, जो हमारा हेडलाइन होता है उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे को दिख रहा है कि किस बैंक ने अनाउंसमेंट किया है 48 लाख रुपीस एज अ डोनेशन के तौर पे देने के लिए। किसमें? प्लांट, किसमें? ध्यान रखिएगा, ट्री, है ना, प्लांटेशन मतलब वृक्षारोपण के लिए। तो एसबीआई बैंक ने क्या किया? ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। किसने किया है? एसबीआई बैंक ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है ये चीज़ें पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है एज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट social responsibility the State Bank of India has partnered with the NGO that's Eco Foundation। किसके संग? ध्यान रखिएगा, NGO है that's Eco Foundation to donate ₹48 lakh for the plantation of 32,000, कितने हैं? 32,000 वृक्षारोपण के लिए। 32,000 जो पेड़ है उसको लगाने के लिए। ध्यान रखिएगा, एसबीआई ने 48 लाख रुपीस क्या किया? एज अ डोनेशन के तौर पे, दान के तौर पे दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। कहाँ पे? गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु स्थित गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे लगाया जाएगा? गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पेड़ लगाने के लिए एनजीओ दैट इको फाउंडेशन के संग कितना? 48 लाख रुपए देने की क्या है? 48 लाख रुपए दान करने के लिए भागीदारी करी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो एसबीआई बैंक करेगा, साथ ही साथ क्या है?
इको, दैट्स इको फाउंडेशन के संग मिलके ये क्या करेंगे, 48 लाख रुपए देंगे, जो कि बेंगलुरु स्थित गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा इस पे भी। एम क्या है, एम ये है टू contribute to the environmental by increasing the green cover and the promoting the sustainable practices। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हरित आवरण को बढ़ाकर, मतलब कि एक एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या है, हरा भरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, साथ ही साथ स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण में योगदान दे। मतलब सिंपल सा ये कहना है कि पर्यावरण को और भी अच्छा किया जाए, है ना। इसलिए क्या किया गया है, 32,000 पेड़ जो है, ट्रीज जो है वो लगाए जाएंगे। कहाँ पे, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। कौन कौन आपस में मिलके कर रहे हैं, तो एसबीआई बैंक, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ एनजीओ है दैट्स इको फाउंडेशन के संग मिलके ये काम किया जा रहा है। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को रिमेंबर करिएगा। परियोजना को, ये जो आपको ये परियोजना है कौन सा, 32,000 जो ट्री प्लांटेशन की बातें कही गई है, ये पेड़ लगाई जा रही है, कौन से टेक्निक से लगाई जा रही है ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में पूछता है। ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, मियावाकी जापानीज टेक्निक है, ध्यान रखिएगा, मियावाकी तकनीक के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी टेक्निक के थ्रू किया जा रहा है ना। तो ये है आपका क्या, मियावाकी। कौन सी टेक्निक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये है आपका मियावाकी, है ना, मियावाकी। अब मियावाकी टेक्निक है क्या, इस चीज़ को समझिएगा। मियावाकी जापानी वनस्पति, ध्यान रखिएगा, वनस्पति शास्त्री अकीरा, मतलब अकीरा के नाम से टाइटल से ही ये टेक्निक लिया गया है, अकीरा मियावाकी। ठीक है, इन्हीं के नाम से ये टाइटल लिया गया है और इन्होंने इसका नाम करके क्या कर दिया है, मियावाकी तकनीक बोल दिया है। तो ये कहाँ की है, जापान की है। जापान की ये क्या है, वनस्पति शास्त्री है ना। कौन है, वनस्पति शास्त्री। ठीक है, तो मियावाकी जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक तकनीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, हाल ही में रही चर्चा में कौन, अकीरा मियावाकी कौन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाता है, बोला जाता है ना, पर्सन इन न्यूज़। जब आप पढ़ते हो तो उसमें करंट में होता है पर्सन इन न्यूज़। अब पर्सन इन न्यूज़ में अगर कोई है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेन का हो, कहीं का भी हो, है ना, तो एग्जाम में पूछता है हाल ही में चर्चा में रही अकीरा मियावाकी, है ना, किस देश से बिलोंग करती हैं और या फिर क्यों चर्चा में रही हैं, इस तरह करके। तो ये अकीरा मियावाकी किस देश से हैं, तो ये है जापान की। कहाँ की हैं, जापान की है, ध्यान रखिए, कहाँ की हैं, जापान की है, ध्यान रखिएगा, जापान की वनस्पति शास्त्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक तकनीक दिया है जो घने जंगल, देसी जंगलों के निर्माण में मदद करता है। मतलब कि जब हम प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो जो पेड़ पौधे लगाते हैं वो पेड़ पौधे इस तरह से लगाएं कि एक घना जंगल बन जाए। क्या हो, एक घना जंगल बने, एक हरा भरा क्या है, पेड़ पौधा निकले, जिससे वहाँ की इन्वायरमेंट और सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो तकनीक है कौन सी, मियावाकी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा है, मियावाकी। मियावाकी टेक्निक कहाँ की है, तो ये टेक्निक है जापान की, ध्यान रखिएगा, कहाँ की है, जापान की टी है। कहाँ, किस लिए है, ट्री प्लांटेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, क्या है, ट्री प्लांटेशन का है, ध्यान रखिएगा, किसका है, वृक्षारोपण के लिए मियावाकी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, जो कि जापान की टेक्निक है। मियावाकी क्या है, तो मियावाकी अकीरा मियावाकी है, जो कि जापान की क्या है, वनस्पति शास्त्री है। इन्हीं के नाम पे ये टेक्निक दिया गया, इन्होंने ही ये टेक्निक दिया है कि किस तरह से हम प्लांटेशन करें, किस तरह से हम वृक्षारोपण करें, जिससे क्या हो, एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्या हो, जंगल बन सके, घना जंगल बन सके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और द MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वॉज साइन बिटवीन द SBI, ध्यान रखिएगा, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, एंड द इको फाउंडेशन फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो MOU साइन हुआ है कितने का, 42 लाख रुपए का, कितने का, 42 लाख रुपए का, ये जो हुआ है SBI बैंक, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु एंड द इको फाउंडेशन के बीच में इस पे साइन किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें रिमेंबर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और खास करके अमाउंट याद रखिएगा, कितना है, 42 लाख रुपीज़। किसके लिए दिया गया है,
वृक्षारोपण के लिए दिया गया एसबीआई बैंक के द्वारा। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरा न्यूज़ हमारा क्या है। दूसरा न्यूज़ ये है कि आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, पॉकेट फ्रेंडली का मतलब अभी आगे बताएंगे। बेसिकली आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया एक डिवाइस तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हम सब जो दूध मार्केट से लेते हैं, पैकेट्स के जो हम लोग मिल्क खरीदते हैं, तो आपको पता भी होगा कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मतलब दुकानदार होते हैं जो दूध को बेचने के लिए क्या करते हैं, उसमें मतलब आप डुप्लीकेट कह सकते हो कि दूधों में सोप मिला होता है, डिटर्जेंट पाउडर मिला होता है ना, अलग अलग तरीके केमिकल मिलाए जाते हैं, है ना, जिससे क्या हो दूध मतलब रहता पानी है लेकिन देखने में हमें दूध लगता है, मिलावटी दूध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए एक डिवाइस तैयार किया है किसने, आईआईटी मद्रास ने। ध्यान रखिए किसने तैयार किया है, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस इन्होंने क्या किया, तैयार किया है। ध्यान रखिए क्या है, पॉकेट फ्रेंडली। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल 3 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक लागत प्रभावी और पोर्टेबल, जिसको हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, 3D पेपर आधारित उपकरण दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। पहली बात यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आईआईटी मद्रास ने पता लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक डिवाइस तैयार की है कि दूध में मिलावट कैसे पता चले। अब ये जो डिवाइस बनाया गया है 2D 1D 3D कैसा है, तो ध्यान रखिएगा 3D पेपर पे है, पोर्टेबल 3D क्या है, पेपर आधारित है, जो कि 30 सेकंड के अंदर बता देगा कि ये जो दूध आपने लिया है इसमें मिलावट है कि नहीं और किस तरह की मिलावट है, किस चीज़ का मिलावट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेसिकली। और यहाँ पे किस तरह की मिलावट है, ध्यान रखिएगा, ये रूप से पता चल जाएगा। मिलावटी एजेंटों की पहचान करने में सक्षम है, जिसमें डिटर्जेंट जो पाउडर वगैरह आता है, साबुन, हाइड्रोजन क्या है, पेरोक्साइड, यूरिया, स्टार्च, नमक और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल होते हैं, लोग मिला के बेचते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पता चल सकता है इस डिवाइस से। क्या नाम है सर, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है, जिसके माध्यम से पता चलेगा 30 सेकंड के अंदर कि जो दूध आप ले रहे हैं तो उस दूध में ऐसा तो नहीं कुछ मिलावट है, कुछ इस तरह का डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हर चीज़, साबुन वगैरह कुछ भी। ठीक है, और 3D पेपर पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, ये है, ध्यान रखिएगा, मतलब सोप हो गया, सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, H2O2 हो गया, है ना, HNO3 हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, इन सब का पता चल जाता है दूध के अंदर कि इसमें है कि नहीं। मात्र और मात्र कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट किया गया है या नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका केरल संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार है, ये घोषित कर दिया गया है। इसके अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें बताया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा केरला का जो सर्वोच्च जो अवार्ड है वो भी घोषित किया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या नाम था, पद्म अवार्ड, मतलब केरला सरकार के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखिएगा क्या है, पद्म अवार्ड दी जाती है, ये भी हमने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। ये जो पद्म अवार्ड है 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो केरला ज्योति है, एक केरला क्या है, प्रभा है, और एक केरला श्री है। अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया था, क्या क्या था, तो ध्यान रखिएगा। ये पहला जो था वो था केरला, है ना, ज्योति, केरला ज्योति था। दूसरा क्या था, केरला प्रभा, और तीसरा था केरला श्री। ध्यान रखना, केरला श्री, ये तीन जो थे ना अवार्ड जो है केरला सरकार के द्वारा क्या है, केरला को अलग अलग, मतलब केरला के लिए जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में केरला सरकार के द्वारा जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है पद्म अवार्ड, वो 3 कैटेगरी में बांट के दिया जाएगा। पहला जो कैटेगरी है वो है केरला ज्योति, दूसरा है केरला प्रभा, तीसरा है केरला श्री। ये 3 कैटेगरी उन्होंने बनाया था। और इस बार जो ये अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आप लोग को पढ़ाया था। अगर आपको याद हो, मलयालम के एक साहित्यकार थे, अगर आपको याद हो तो मलयालम के एक क्या थे, साहित्यकार थे, M.T. वासुदेवन नायक। अगर आपको याद हो कौन थे, तो
है ना, साहित्यकार कौन थे? तो ये थे M.T. वासुदेवन, ध्यान रखिएगा, वासुदेवन नायक, है ना, नायक को ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इस बार 2023 में। इसके पहले था। अब इन्होंने रिसेंटली क्या है, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी घोषणा इन्होंने क्या कर दिया है। केरल संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा क्या है, केरला सरकार के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा, जो कि थिएटर पर्सन गोपीनाथ, है ना, थिएटर पर्सन गोपीनाथ क्या है, कोझिकोड संगीत निर्देशक PS विद्याधरन, ध्यान रखें कौन है, संगीत निर्देशक कौन है, PS विद्याधरन, और चेंडा एडक्का, है ना, चंडा एडक्का कलाकार, ठीक है, कला मंडल उन्नी कृष्णन को संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड में लिए क्या किया गया है, चुना गया है। तो ये सभी पॉइंट्स जरूर से लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये रहे पूरे, there are 17 winners from the various field for the Academy Award, they are, मतलब ये पूरे 17 अलग अलग हैं, ये पढ़िएगा, एक इधर है, दो इधर है, तीन इधर है, चार इधर है, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपके 10 हैं, फिर 11 हैं, फिर लाइन से आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ये सभी पढ़ लीजिएगा। वशलन है निशारी जी, जो कि ड्रामा के लिए इनको दिया गया है, बाबा अन्नू ड्रामा के लिए इनको दिया गया है ना, सुरेश बाबू हैं, उनको भी ड्रामा के लिए दिया गया। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग लगे दिया गया है, इन सबको आप नोट्स के तौर पर जरूर से बना लीजिएगा। आगे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं जो बैठक है वो रिसेंटली हैदराबाद में क्या है, आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी, हैदराबाद में आयोजित की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे की गई थी जगह, तो हैदराबाद में क्या किया गया है 601वीं मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की जो 601वीं कौन सी थी, 601वीं, अगेन मैं कह रहा हूँ ये पूछता है कौन सी मीटिंग था, 601वीं मीटिंग थी, ध्यान रखिएगा, जो कि हैदराबाद में किया गया है। और किसके द्वारा ये चेयर्ड किया गया है, तो वो किया गया है RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी के द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा, शक्तिकांत दास जी के द्वारा ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने चल रहे 2022 और 23 लेखा वर्ष के दौरान RBI के उपक्रमों पर विचार विमर्श किया और आगामी 2023 और 24, ठीक है, लेखा वर्ष के लिए बजट को इन्होंने क्या है, मंजूरी दी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय जो मीटिंग हुई है 601 वाला, वो कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में हुआ है। किसके द्वारा चेयर्ड किया गया है, शक्तिकांत दास, जो कि हमारे RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया था। आगे आते हैं, नवीन जिंदल को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अवार्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या कि टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है 2023 में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नवीन जिंदल को। किसको दिया गया है, एक उद्योगपति है नवीन जिंदल, इनको दिया गया है, ठीक है, बिजनेसमैन है, ध्यान रखिएगा। नवीन जिंदल को उद्योग, राजनीति और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए डलास में, कहाँ पे, डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, एग्जाम में आएगा तो लिखेगा टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा किसे की गई है, तो नवीन जिंदल को दिया गया है, यह घोषणा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2011 में विश्वविद्यालय ने अपने सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों में से एक के रूप में उनकी विशाल सफलता के सम्मान में उनके अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को नवीन जिंदल स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट के रूप में फिर से क्या है, नामित किया है, जिसे टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत सैकर नोबेल पुरस्कार विजेता, डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कौन थे, अजीत सैंकर, ध्यान रखिएगा, कौन थे, अजीत सैंकर, यहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन थे, अजीत सैंकर थे, ठीक है। नाउ आगे आते हैं, स्पाइस जेट के अजय सिंह जो है एसोचैम,
क्या है, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये पदभार संभालेंगे। इसके पहले एसोचैम के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, तो ये थे सुमंत सिन्हा। कौन थे, सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा को अभी हाल ही में किसने रिप्लेस किया है, तो अजय सिंह ने किया है। किसने किया है, अजय सिंह ने किया है। ठीक है, तो अजय सिंह ने क्या किया है, एसोचैम के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे सुमंत सिन्हा, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों पूछे जाते हैं, एट प्रेजेंट टाइम का भी पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि हाल ही में अजय सिंह ने एसोचैम के किस प्रेसिडेंट को रिप्लेस किया है, तो आप बोलोगे सुमंत सिन्हा को किया है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिज टेन्योर एज द एमडी ऑफ रिन्यू पावर। ठीक है, अब वही चीज लिखा हुआ है, सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर को एसोचैम का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका मतलब कह रहा है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना। तो किसे किया गया है, ये किया गया संजय नायर। तो संजय नायर अलग है, ध्यान रखिएगा, अजय सिंह अलग है, सुमंत सिन्हा अलग है। पहली बात कि ये जो सुमंत सिन्हा है, बेसिकली ये प्रेसिडेंट थे, अब इनकी जगह कौन ले लिया एसोचैम में, अजय सिंह। तो अजय सिंह कौन है, अभी एट प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, किसके, एसोचैम के, ध्यान रखिएगा। और एसोचैम के वाइस प्रेसिडेंट अगर एग्जामिनर पूछ दे तो ध्यान रखिएगा संजय नायर है। कौन है, संजय नायर है। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। एसोचैम का जो फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो सुमंत सिन्हा ये थे। अब इनके जगह पे कौन आ गया, तो अब इनके जगह पे आ गए अजय सिंह। ध्यान रखिएगा, कौन आ गए, अजय सिंह जी आ गए हैं। ठीक है, इसका जो एसोचैम का फॉर्मेशन हुआ था 1920 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, डॉक्टर क्या है, निरंजन क्या है, हीरानंदानी। ठीक है, इसके क्या है, फाउंडर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुमंत सिन्हा अब नहीं है, अब अजय सिंह हो चुके हैं। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, अजय सिंह अब प्रेसिडेंट हो चुके हैं। तो अजय सिंह यहाँ पे अब अपना नाम आप सभी बच्चे लिख लेंगे कि हाँ अजय सिंह सुमंत सिंह की जगह ले चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पाइस जेट के प्रमुख होने के अलावा कौन, अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है किसके बारे में, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप यहाँ पे भी क्या बोल दोगे, अजय सिंह ही हैं। ध्यान रखिएगा, कौन है, अजय सिंह ही है। और अजय सिंह ही क्या है, एसोचैम के भी प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइएगा, भारत का कुल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट 750 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। इसके पहले अगर आपने सुना होगा कि भारत 2020 और 21 में, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि भारत 2020 और 2021 में जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, 500 बिलियन का था। कितना था, 500 बिलियन डॉलर का था। लेकिन ये 2021 के बाद 2022 और 23 में थोड़ा सा बड़ा, लगभग 675 हुआ था। ठीक है, 2021 और 22 की अगर हम बातें कर ले तो ये कितना हुआ था, 675 क्या हुआ था सर, बिलियन डॉलर हुआ था। ठीक है, अब ये बड़ा एक छलांग भारत ने मारा है और लगभग ध्यान रखिए 750 मतलब या तो 760 भी कह सकते हो बिलियन डॉलर। मतलब क्या हो गया कि भारत का जो टारगेट है, भारत का टारगेट कितना है, तो भारत का टारगेट है 2 ट्रिलियन का। कितना है, आपने कल सुना भी होगा, कितना है, 2 ट्रिलियन का टारगेट है भारत का, है ना। तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि भारत 2 ट्रिलियन की जो एक्सपोर्ट वाला जो टारगेट है वो पूरा ना कर ले, बिल्कुल कर पाएगा। जो निर्यात है, निर्यात का मतलब ये होता है कि भारत में बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों में बेचना, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो या कोई भी हो। अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि भारत अब क्या करता है, एक्सपोर्ट जो करता है वो मेक इन इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाला समय वो दूर नहीं है कि भारत
टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत की पोजीशन आपको देखने को मिलेगा कि भारत जो ऊपर के 10 कंट्रीज़ है जो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करती हैं, चाइना वगैरह, यूएस वगैरह, जापान वगैरह, उसमें भी भारत आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग आई नहीं है, अगर रैंकिंग आएगी तो मैं वो रैंकिंग ज़रूर दिखाऊंगा। और उम्मीद है कि अगर कोई चेंजिंग नहीं हुई ऊपर के जो टॉप है 5 को छोड़ के, अगर कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो भारत 5वें पायदान पे आने के चांसेस पूरे हैं। जिस तरह से यूरोप में हालात देखा गया है, वहाँ पे जो भी कंडीशन देखा गया है, वहाँ की स्थिति, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से क्राइसिस देखा जा रहा है, जैसे यूके वगैरह में देख लो तो वहाँ पे भी हालत ख़राब है ना, वहाँ पे पॉन्ड की हालत ख़राब है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वहाँ का जो आप करेंसी देखो वो भी डाउन हो रहा है। और अगर भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो भारत जो रुपया है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो अभी चल रहा है $1 की वैल्यू 83, 84, तो वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी फ्यूचर में। रीज़न इसका सिर्फ है जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा भारत, जितना ज़्यादा चीज़ें बना के बेचेगा, उतना ज़्यादा क्या है, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से भारत में लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू किए हैं, भारत में आके चीज़ें बनाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन, अभी रिसेंटली सुना था कि आईफोन को जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मतलब असेंबल्ड किया जाएगा, वो भारत में किया जाएगा। सैमसंग ऑलरेडी आपको पता है कि नोएडा में बहुत बड़ा एक क्या है फैक्ट्री खुलने वाला है, असेंबल किया जाएगा, वो कुछ जगहों पे हो भी रहा है, आईफोन का भी कुछ जगहों पे भारत में हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो भारत में बनाई जा रही हैं, तो वो क्या होता है, बहुत जगह आप देखोगे तो क्या होता है, मेक इन चाइना, मेक इन अलग अलग देश होता है, यूएसए, लेकिन अब भारत का भी क्या है, मेक इन इंडिया या असेंबल्ड बाई इंडिया। तो वो जो लिखा है तो कहीं ना कहीं भारत में चीज़ें बन रही हैं, बन के क्या है जा रही हैं, तो वो भी काउंट किया जाता है, वो भी एक्सपोर्ट में, निर्यात में काउंट किया जाता है। तो उन सभी को काउंट किया गया, चाहे आईटी में बड़े बड़े कंपनीज, मतलब इंटेल वगैरह जो भी है भारत में बनता है, और बाहर विदेशों में चीज़ें बेची जाती हैं पार्ट असेंबल्ड करके, वो भी काउंट किए जाते हैं निर्यात में। तो जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आगे की तरफ काम कर रहा है, बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जो भारत की टारगेट है कितना 2 ट्रिलियन का, उसे अचीव ना कर पाए, और ज़रूर करेगा। और जिस तरह से भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में 2030 तक आपको देखने को मिलेगा कि भारत टॉप 10 कंट्रीज़ के लिस्ट में आ जाएगा, टॉप 5 कंट्रीज़ के लिस्ट में आ जाएगा, किसमें, एक्सपोर्ट में। और जितना ज़्यादा भारत क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा, पैसे की जो वैल्यू है ना, रुपए की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होती जाए, क्या है, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, ये वही चीज़ें लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है कि एसोचैम के वार्षिक सत्र 2023 के दौरान श्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है, चालू वित्त वर्ष भारत का माल और सेवाओं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, निर्यात कितना हो गया है, वो 700 बिलियन, 760 है ना, 760 या 750 अरब भी कह सकते हो, वही सेम है, अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा। मतलब 31 मार्च अभी है ना, कल के डेट में ख़त्म हो चुका है। तब तक जो भारत ने निर्यात किया है वो 760 बिलियन डॉलर का किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। भारत ने ये चीज़ तब अचीव किया हुआ है जब पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में हालात बहुत ख़राब है, बहुत सारे कंट्रीज़ में लाइक यूरोप के जो कंट्रीज़ आप जाके देखो, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो चुकी है। बगल के पड़ोसी देश श्रीलंका को देख लो, वहाँ की इकोनॉमी क्राइसिस दिखाई दे रही है। बहुत सारे यूके में देख लो, वहाँ की जो रुपया, वहाँ की जो करेंसी है वो डाउन हो गई है। तो मतलब इस सिचुएशन में भी भारत ने अगर इतना बड़ा काम किया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स और भारत क्या है अचीव करेगा टॉप 10 कंट्रीज़ में आके। ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट है। चाइना क्या है सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे भारत क्या, साउथ कोरिया आपको दिख रहा है। अब ये सब जो कंट्रीज़ हैं 2021 में जो भी एक्सपोर्ट किए हैं, और ये जितने सारे आपको यूरोपीय कंट्री दिख रहे हैं, अगर अभी जो डेटा आएगा उस डेटा में अगर ये पुराने वाले 2021 और 22 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर वहीं पर टिके रह गया, बिकॉज कोविड था, फिर उसके बाद वहाँ की सिचुएशन सही नहीं चल रही है, तो अगर वो सिचुएशन में उन्होंने एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं किया है, तब भारत आपको टॉप 10 के जगह पे टॉप 5 में दिखाई देगा। भारत टॉप 5 में दिखाई देगा। तो जैसे ही रैंकिंग की डेटा आएगी वो हम आपके संग शेयर करेंगे और बताएंगे कि भारत कौन सी पोजीशन पे बचा हुआ है। अगर 760
है ना, बिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और बाकी यूरोपीय देश के जो कंट्रीज़ हैं अगर वो उस लिस्ट में लास्ट के अकॉर्डिंग इस साल एक्सपोर्ट कम किए हैं तब तो भारत के चांसेस है कि टॉप 10 में आ जाएगा। अगर उन्होंने बढ़ा दिया तब भारत क्या है, बाहर रहेगा। तो ये देखेंगे, डेटा जब आएगा तो हम आपके संग जरूर से शेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि 2020 और 21 में जो चीज़ें अभी हमने बताई है 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 और 22 में 676 अमेरिकी डॉलर हो गया था। मतलब सोचो कितनी अच्छी डेटा है, ये बढ़ता जा रहा है भारत का। अब सोचो उस टाइम 2020 और 21 में आपको पता है इस टाइम कोविड चल रहा था, उस कोविड के बीच में भी भारत ने 500 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद 21 और 22 में अगर भारत का देखो जो निर्यात किया है, सामान बना हुआ चीज़ें, भारत में जो चीज़ें बनती हैं उसको विदेशों में बेचा जाता है, उसको हम निर्यात कहते हैं। तो जो बेचा गया है वो 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेचा गया है। और अभी जो डेटा आया है 2023 में 22 और 23 का, उसमें कितना है 760 क्या है बिलियन डॉलर का आया हुआ है। मतलब आप सोचो कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट ईयर अगर ये एक बिलियन बढ़ रहा है तो नेक्स्ट ईयर ये लगभग 900 बिलियन डॉलर जाने की संभावना है, या 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है ना। तो आने वाला जो समय है 2030-35 या उसके पहले, मतलब आने वाले 2-4-5 सालों में ही आपको ये भारत जो टारगेट है 2 ट्रिलियन डॉलर वाला वो कहीं ना कहीं अचीव कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मेन मकसद क्या है, सभी का मानना यह है कि G20 जो प्रेसिडेंसी हुई है, अब भारत आपको पता है कि 2022 और 23 में G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। अब इसमें जो है पूरी देश से जो G20 के मेंबर्स हैं वो भारत में आए। जब भारत में वो लोग विजिट करेंगे तो भारत की चीज़ें भी तो देखेंगे ना। अब भारत भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों की प्रदर्शनी भी कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे अनदर कोई भी सेगमेंट हो जो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें G20 प्रेसिडेंसी और भारत की मौजूदा बढ़त का लाभ उठाने के लिए ध्यान रखिएगा, निवेश, व्यापार और टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक बाजारों तक आक्रमण पहुंच आवश्यक है। मतलब इसके माध्यम से भारत वर्ल्ड में एक मार्केट खड़ा कर सकता है, ध्यान रखिएगा, निवेश का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पता है पासपोर्ट सूचकांक आया हुआ है जिसमें भारत की जो रैंकिंग है 2023 में वो 144वीं रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत की जो रैंकिंग है 2023 में वो 144वीं है। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब रैंकिंग ये होता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे पासपोर्ट उसका बहुत पावरफुल है, साथ ही साथ जापान का जैसे बहुत पावरफुल है, साथ ही साथ कहाँ पे पासपोर्ट अगर जिस देश के नागरिक बनाने जाते हैं तो कितनी आसानी है, कितनी सुविधाएं दी जाती हैं, इन सब के बिहाफ पे इस डेटा को तैयार की जाती है। जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 144वें स्थान पे भारत है, ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट के अनुसार भारत का मोबिलिटी स्कोर क्या है, कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को इस वर्ष इंडेक्स पर सबसे बड़ी वैश्विक गिरावट का सामना करना पड़ा है और भारत 144वें नंबर पे है। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दक्षिण कोरिया का एशिया में सबसे अधिक मोबिलिटी 174 है, ध्यान रखिएगा, और वह कुल मिलाकर 12वें स्थान पे है। कौन से, दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो कौन है सर, ध्यान रखिए, दक्षिण कोरिया जो है 12वें स्थान पे, जापान 172 मोबिलिटी का स्थान 26वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, साकिब अल हसन बने हैं शीर्ष T20 विकेट लेने वाले क्या है खिलाड़ी। साकिब अल हसन बिकम द टॉप T20 विकेट टेकर, मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्या है खिलाड़ी बने हैं, कौन, साकिब अल हसन। कहाँ से हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान, ठीक है, सऊदी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, सऊदी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सऊदी कहाँ के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखना, कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। तो इनको पीछे छोड़ते हुए ये क्या है, टॉप पे आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। T20 में 20.67 के औसत से 6.8 की इकोनॉमी रेट से 136 विकेट के साथ साकिब को T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक माना गया है। मतलब 136 विकेट इन्होंने लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपके सामने है। उन्होंने T20 में 122.33
के स्ट्राइक रेट से 2339 रन भी बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। साकिब अल हसन 136 विकेट लेके टॉप पे हैं। टीम साउथी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि 134 विकेट लिए हैं। राशिद खान आपको पता है ये कहाँ के हैं, तो ये आपके हैं कहाँ के, अफगानिस्तान के, जो कि 129 विकेट के लेके हैं। सोदी 114 विकेट, ठीक है। मलिंगा श्रीलंका का, आपको पता है 107 विकेट के संग ये नीचे पे है। आगे आते हैं, INS चिल्का से पास हुए 2585 अग्निवीर। अब अग्निवीर के बारे में आप सभी बच्चों को पता है, 4 साल वाली जॉब आप सबको पता है अच्छे से। उसके माध्यम से भारतीय नौसेना के 272 महिलाओं सहित विमेन को, ध्यान रखिएगा, इस 2585 अग्निवीर में 272 विमेंस हैं, ध्यान रखिएगा। 2585 अग्निवीरों को उड़ीसा स्थित INS चिल्का में सफलतापूर्वक क्या है, परीक्षण पूरा कर लिया, मतलब इन्होंने अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया, अब ये ड्यूटी पे जाएंगे। परेड की समीक्षा नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार, ध्यान रखिएगा, ने, और इसमें संसद सदस्य PT उषा और प्रसिद्ध खेल हस्ती मिताली राज के साथ साथ प्रख्यात नौसैनिक दिग्गजों लोगों ने क्या किया है, भाग लिया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, कितने सारे, तो 2585 अग्निवीरों ने क्या किया है, अपना जो ट्रेनिंग था वो पूरा कर लिया है। इसमें 272 क्या है, महिलाएं हैं। INS चिल्का मतलब उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर, और मतलब हमने आपको क्या क्या बताया, 31 मार्च और 1 अप्रैल, है ना, ये 2 दिन की करंट अफेयर थ्योरिकल पार्ट हमने करा दिया है। अब आइए इस पे बेस्ड जो अभ्यास प्रश्न है, MCQs है, उस चीज़ को देखते हैं, मतलब जिस बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आइए, सबसे पहला न्यूज़ हमारा है कि SBI हैज़ पार्टनर विथ विच फाउंडेशन टू प्लांट, कितना है, 32,000 क्या है, सैपलिंग्स, मतलब SBI ने 32,000 पौधे लगाने के लिए किस फाउंडेशन के संग साझेदारी करी है। अब याद हो तो आपको अच्छे से बता सकते हो, अभी जस्ट हमने आप लोगों को पढ़ाया है किस फाउंडेशन के संग इन्होंने किया हुआ है, तो इन्होंने किया है NGO द इको फाउंडेशन के संग इन्होंने साझेदारी करी है। किसके संग, द इको फाउंडेशन के संग इन्होंने क्या किया है, साझेदारी करी हुई है। दूसरे न्यूज़ पे आते हैं, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ाया है IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि 30 सेकंड में क्या है, 30 सेकंड में ये बता देगा कि दूध में क्या मिलावटी है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा किया गया है, तो किया गया है केरला के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, केरला के द्वारा किया गया है। और केरला के द्वारा हाल ही में कौन से अवार्ड की घोषणा की गई है, पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा पद्म अवार्ड, है ना, क्या है, पद्म अवार्ड की भी घोषणा की गई है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये तो किया गया है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की शुरुआत अनाउंसमेंट किया ही गया है, साथ ही साथ पद्म अवार्ड जो कि केरला का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड बोला जाता है केरला सरकार के द्वारा। केरला में जो लोग अच्छे काम करते हैं राज्य के लिए उनको दिया जाता है, या अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने इसको 3 भागों में बांट के दिया है अलग अलग क्षेत्रों में। पहला जो दिया गया है वो केरला ज्योति है, ध्यान रखिएगा, क्या है, केरला ज्योति अवार्ड है। दूसरा जो दिया जाता है वो है केरला प्रभा अवार्ड है, और तीसरा वो है केरला श्री अवार्ड है ना। ये 3 भागों में बांट के क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बार 2023 में ये जो अवार्ड दिया गया है पद्म अवार्ड, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए वो दिया गया है मलयालम के साहित्यकार थे जिनका नाम था MT वासुदेव नायर। ध्यान रखिएगा कौन थे, MT वासुदेव नायर को दिया गया है। किसको दिया गया है, MT वासुदेव नायर को दिया गया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, हाल ही में
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बोर्ड की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, तो वो था 601। कौन सी थी? 601 बैठक की गई है। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। इसको चेयर कौन किया है ये भी ध्यान रखिएगा, चेयर्ड बाय किसके संग? गवर्नर, है ना, ध्यान रखिएगा, गवर्नर ऑफ क्या है? आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उनके द्वारा चेयर किया गया है। नेक्स्ट आइएगा, निम्न में से किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नवीन जिंदल जी को किया गया है। किसे किया गया है? नवीन जिंदल जी को किया गया है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे एसोचैम, ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला हुआ है? तो ये संभाले हुए हैं कौन? अजय सिंह। अजय सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने किया है सुमंत सिन्हा को। किसको किया है? सुमंत सिन्हा को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। ध्यान रखिएगा, किसको किया है? सुमंत सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, श्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष में भारत का माल और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात से अधिक होने की उम्मीद जताई है। कितना होने से उम्मीद जताई है? तो 760 बिलियन डॉलर से। कितना? 760 बिलियन। कब? 2000, अभी वाली बात हुई है 2022 और 23 में। लेकिन एग्जामिनर यही पूछ दे कि 2020 और 2021 में कितना था, तो आप बोलोगे 500 बिलियन डॉलर। और यही 2021 और 22 में कितना था? तो ये था 676 क्या है? बिलियन डॉलर का। और इस बार ये बढ़ के 760 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। नेक्स्ट आइएगा, पासपोर्ट सूचकांक अंक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 144वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तो भारत 144वें स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष T20 में विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गया है? सबसे टॉप पे कौन सा है? तो साकिब अल हसन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिए, कहाँ से? बांग्लादेश पे। सेकंड नंबर पे कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो हैं सऊदी। ध्यान रखिएगा, कौन है? सऊदी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये है न्यूजीलैंड से। कहाँ से? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। भारतीय नौसेना की 272 महिलाओं सहित कितने अग्निवीरों ने INS चिल्का में सफलतापूर्वक अपना परीक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है, कंप्लीट कर लिया है? तो ये किया है 2585, 2585 अग्निवीरों ने अपना ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, कंप्लीट नाउ। तो ये तो कंप्लीट था जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ये जो करंट अफेयर आज हमने आपको अभी जस्ट कराई है, ये था 31 एंड 1 अप्रैल आज की करंट अफेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब अभी कुछ दिन आपको लगातार रिकॉर्डेड सेशन ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सर रिकॉर्डेड है या लाइव है ना। मैनेज थोड़ा सा करने की ज़रूरत है आपको, और बहुत ही जल्दी कोशिश हमारी होगी कि सेशन आपकी लाइव भी हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो जब तक समस्या है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सेशन आप करते रहिए, नोट्स आप जैसे बनाते थे वैसे बनाते रहिए। और आपको जो हम सबका लर्निंग ऐप है, वहाँ पे आपको क्या है, इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। और आप सबको पता है कि 3 अप्रैल से, ध्यान रखिएगा, कब? तो 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल से। कब? 3 अप्रैल से मैं आप सबके लिए स्टैटिक जीके का कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें 90+ टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसका मैंने एक डेमो वीडियो आपको इंडस रिवर के ऊपर रात में 10 बजे एक दिन पहले मैंने क्लास लेके दिया था। पूरी चीज़ें मैप पे इसमें आपको मिलेंगी। और मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दोगे, लाइक SSC दोगे आप, या फिर आप स्टेट PCS कोई भी पेपर आप दे लो, या फिर आप रेलवे दे लीजिए, है ना, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल पेपर आप दे लीजिए, है ना, नॉन टेक्निकल पेपर दे लीजिए। आप कोई भी पेपर देंगे, है ना, B, C, D तक में, उन सब पेपर्स में ये जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ मैप के ऊपर, ज़बरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे,
बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, पूरे 90 प्लस टॉपिक ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे दिखा रखा है कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ज़रूर से जाके सभी बच्चे देखिएगा। स्टार्ट हो जाएगा 3 अप्रैल से और शाम को 6 बजे। कब होगा तो ध्यान रखिएगा, शाम में 6 बजे ये क्लास चलेगी, ठीक है, डेली। और इस क्लास की जो ड्यूरेशन होगी लगभग क्या होगी, 1.5 घंटे की। कितनी होगी तो ध्यान रखिएगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होगा। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पूरी प्रिंटेबल नोट्स मिलेगी, विथ मैप मिलेगा, आपके डाउट सेशन होंगे। तो जो बच्चे अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, जाइए 999 का ये कोर्स है, ले लीजिए। क्योंकि जो शुरू के मात्र जो हमारे 500 बच्चे होंगे, ध्यान रखिएगा, जो 500 बच्चे होंगे ये उनके लिए ही कॉस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये जहाँ 500 क्रॉस हुआ ये कॉस्ट ऑटोमेटिक और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये केवल जो फर्स्ट 500 है, क्योंकि सभी बच्चों को हमें समझाना भी तो पड़ेगा ना अच्छे से। मालूम चला बच्चे एडमिशन ढेर सारे ले लिए, समझाने के टाइम में प्रॉब्लम बच्चों को भी होने लगी, मालूम चला दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो कम बच्चों में अच्छे से चीज़ें समझाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भैया कम लिमिटेड बच्चे हों बट अच्छे बच्चे हों, जिनको डीप में जानना है कि यार ये टॉपिक अलग अलग स्टैटिक जीके में क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट 500 जो बच्चे होंगे उनके लिए ही ये कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो जितना जल्दी हो जाके आप परचेस करिए। ये कहाँ पे आप परचेस करेंगे, तो ये आप परचेस करेंगे कहाँ पे, ये तो ऑलरेडी आपकी क्लास चल रही है। कब चल रही है, 10 PM पे, है ना। डेली रात में 10 बजे स्टैटिक जीके सेशन आपको मिलती रहेगी, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। अच्छा, ये जो सेशन है आपको मिलेगा कहाँ, अगर आप बच्चे हो, आपको नहीं पता है कि सर ये जो आप बता रहे हो कोर्स के लिए, ये जो कोर्स है ये कोर्स मिलेगा कहाँ, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो कोर्स है आपको मिलेगा रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर लर्निंग ऐप को। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर लर्निंग जो ऐप है, आप जाइए डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाएंगे, ये आपको इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा। 90 प्लस टॉपिक स्टैटिक जीके का, उसे परचेस कर लीजिएगा। इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब आप ये परचेस कर लेंगे आपको रियली में लगेगा कि नहीं आपने अच्छी चीज़ परचेस की है, अच्छी नोट्स मिलेगी और एक बार अच्छा फील भी करोगे कि नहीं सर अब हमें लग रहा है कि स्टैटिक जीके ये होता है। केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का फैक्ट पढ़ के हम ये नहीं कहते कि स्टैटिक जीके है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।